कोविड टेस्टिंग घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बोले मैं मार्च में आया हूं और मामला बहुत पुराना है, जानकारी मिलते ही इस पर जांच करवाई। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभालेंगे सुमित हृदयेश। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभालेंगे सुमित हृदयेश। हल्द्वानी विधायक गोविंद सिंह बोले सबसे उपयोगी साबित होंगे सुमित। प्राकृतिक आपदा को लेकर पौड़ी सतर्क, जिलाधिकारी ने किया मॉक ड्रिल पर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं कोविड टेस्टिंग घोटाले पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मैं मार्च में आया हूं और यह मामला बहुत पुराना है। हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने आते ही इस पर जांच करवाई और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूं, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूं और मैं चाहता हूं उसका दूध का दूध पानी, जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वर्ष 2013 में भीषण आपदा के बाद केदार धाम एक बार फिर से संवर गया है। धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अभी काफी कुछ काम बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण में धाम में म्यूजियम, अस्पताल, अतिथिगृह समेत अन्य निर्माण कार्य किए जाने हैं। बता दें कि अब तक लगभग 150 करोड़ के कार्य हो चुके हैं और वर्ष 2013 में आपदा से केदारनाथ धाम में भारी तबाही मची थी। पहले चरण में केदार मंदिर परिसर का चौड़ीकरण, मंदिर के सामने 200 मीटर लंबे पैदल मार्ग चबूतरे का निर्माण, मंदाकिनी नदी पर 400 मीटर लंबे आस्था पथ, गरुड़ चट्टी से केदारनाथ पैदल मार्ग, तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी पर घाट का निर्माण और बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए गए हैं। जबकि दूसरे चरण में 120 करोड़ की लागत से सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से म्यूजियम, अस्पताल, अतिथिगृह, मंदाकिनी नदी में आस्था पथ और कतार प्रबंधन, तीर्थ यात्राओं को बैठने की व्यवस्था समेत तमाम सारे काम किए जाने हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यदि वह 4 धाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू करती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, एसओपी क्या होंगी और यात्रियों के साथ स्थानीय निवासियों के लिए मेडिकल सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इन सभी बिंदुओं पर समय पर निर्णय ले। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सचिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख नियत की है और कोर्ट ने 23 जून को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त पर्यटन सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार नीतिगत निर्णय ले, यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करे ताकि 4 धाम में आने वाले सभी श्रद्धालु स्वस्थ रहें। और इसके साथ कोविड नियमों का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए अंतिम समय पर निर्णय लेने की बजाय सरकार समय से इस संबंध में निर्णय ले और सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखे। फाइल हुआ था, कोर्ट उसे संतुष्ट नहीं दिया और कोर्ट ने ये कहा है कि 21 तारीख से पहले गवर्नमेंट ये निर्णय करे कि उसको 4 धाम यात्रा अगर करानी है फेज वाइज तो वो व्यवस्थाएं कैसे करी जाएंगी, मेडिकल की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, स्थानीय व्यापारियों के लिए, साधुओं के लिए और जो पुजारी हैं उनके वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, इस सब के बारे में चाक चौबंद व्यवस्थाएं कैसे हों, गवर्नमेंट इसके बारे में एफिडेविट फाइल करे। और कोर्ट का कहना है कि अगर अंतिम समय पर निर्णय लिया जाता है तो कुंभ की तरह जो व्यवस्थाओं का अनुपालन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सरकार अनिर्णय की स्थिति न रखे, कोई ढिलाई न करे और समय से निर्णय ले और समय से व्यवस्थाएं करे 4 धाम के साथ। उत्तराखंड के पौड़ी में मानसून सीजन को देखते हुए किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान सभी विभागों ने सामान्य जश्न मनाकर आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि आज मॉक ड्रिल आयोजित करने का मकसद बरसात के समय होने वाली आपदाओं के लिए पहले से तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि आज मॉक ड्रिल के माध्यम से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें 3 जगहों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जिनमें से एक जगह में गाड़ी गिरने, एक जगह में भूस्खलन होने और एक जगह में बादल फटने के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस दौरान अलग अलग टीमों ने सामंजस्य बनाकर काम किया। जनपद पौड़ी में आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है। मॉक ड्रिल में जो हिस्सा लेंगे तीनों टीमों के लिए डिफरेंट इंसिडेंट कमांडर नामित किए गए हैं। उसके टीमों के साथ साथ पुलिस विभाग का टीम, वन विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग का टीम, ये सभी विभाग की टीमों को जो है अधिकारियों को, कार्मिकों को उस टीम में एज अ प्रतिभागी के रूप में रखा गया है। 3 विभिन्न घटनाओं की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है आज, जिसको कि हम लोग अभ्यास के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली घटना में जो है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है उसका हमने घटनाक्रम तैयार किया है। दूसरी घटना में जहाँ पे हम लोग का एक गाड़ी गिरने की सूचना प्राप्त हुआ है उसका हम लोग अभ्यास मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तीसरी घटना में जो है मलबे में किसी के दबे होने की सूचना प्राप्त हो रही है आवासीय मकान में, उसका प्रैक्टिस किया जा रहा है। स्टेजिंग एरिया हम लोगों ने कंडोलिया जो मैदान है वहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर नामित कर रखे हैं जो एडीएम अभी वर्तमान में है, वो उसको देख रहे हैं। साथ साथ में सीडीओ साहब भी इस हमारा पुलिस स्टेशन 13 पुलिस स्टेशन है, चौकी है, सभी उसमें हमारा मैन पावर ट्रेंड है। हमने अभी निर्देशित कर दिया था अभी जून 15 तक कितना भी इक्विपमेंट्स हैं थाने में, चौकी में, उसको रख रखाव को चेक किया जाए एंड सभी को एक बार ट्रेनिंग दिया जाए। सो वो सब अभी कंप्लीट हो गया है एंड हमारे एसडीआरएफ का टीम्स भी हमारा जनपद में 3 जगह पर है, वो भी अपना इक्विपमेंट के साथ तैयारी में है।
और यहाँ पर जल पुलिस है श्रीनगर में, और फ्लड कंपनी भी हमारा मौजूद है। वहाँ पर कोई भी नदी में कोई भी दिक्कत हो, कोई गिर गया और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नदी में होना है, उसके लिए। उधर हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना के टेस्ट में फर्जीवाड़े पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। रावत ने कहा है कि लापरवाही नहीं हुई है और ये अपराध है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देखने में आया है मीडिया के माध्यम से, ये बहुत गंभीरता से इसको सरकार ने लिया है और सरकार ने उस पर SIT बिठाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। वास्तव में जिन लोगों ने अपराध किया है और अपराध की पुष्टि होती है तो उन पर कठोर से कठोर, या मैं कहूँ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही नहीं है, ये अपराध है। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए किया हुआ अपराध है ये, और इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के चैन स्नैचिंग करने वाले मुतंजिर नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। और इतना ही नहीं, पुलिस के ने उसके पास से एक सोने की चैन भी बरामद की है। दरअसल क्षेत्र के चैन स्नैचिंग का कई घटनाएं हो चुकी हैं और पुलिस लगातार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। तभी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला एक बदमाश नन्हेड़ा गांव के पास से गुजरने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया और बाइक के साथ ही मुंतजिर नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आज गुरुवार को सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SP देहात प्रमेंद्र डोभाल ने बताया है कि बदमाश काफी शातिर हैं और इस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। तो एक घटना जादूगर रोड में चैन स्नैचिंग की हुई थी, जो अर्ली मॉर्निंग में एक लेडी जो इवनिंग मॉर्निंग वॉक में जो निकली थी, उसके साथ एक आदमी के द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना की गई थी, क्योंकि मामला एकदम से अज्ञात में था। और तो पुलिस में CO रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की ने, जो इनकी टीम थी, इनके द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे। और कल 16 तारीख को जो इसमें मेन मुलजिम था, उसकी अरेस्टिंग की गई है और ये व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला है, मुंतजिर। इस पर पूर्व में भी मुकदमे हैं। इसके द्वारा जो लूटी गई चेन है वो भी बरामद की गई है और कुछ और घटनाओं का भी इसमें हमें और भी पता लग रहा है। इसमें और भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं जो इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं। और इसका आपराधिक इतिहास रहा है, करीब पूर्व में इसके 5 मुकदमे इससे पहले थे, टोटल 6 मुकदमे इसके ऊपर हैं और अभी ये जेल से अभी छूटा था और ये अभी ये घटना। कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने और आगे तक ले जाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हृदयेश के 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र संजीव, दूसरे नंबर पर सौरभ और सबसे छोटे पुत्र सुमित हृदयेश हैं। और सबसे छोटे पुत्र सुमित हृदयेश पिछले 15 सालों से हल्द्वानी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सुमित AICC के सदस्य भी हैं। उनको राजनीति का पूरा अनुभव है। वे हल्द्वानी मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जिसमें थोड़े अंतर में ही वे हार चुके हैं। ऐसे में अब उन पर अपनी माता इंदिरा हृदयेश की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी आ गई है। सुमित इंदिरा के सपनों को कितना आगे ले जाते हैं ये तो आने वाला खैर वक्त बताएगा। लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने का कहना है कि इंदिरा हृदयेश की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए सुमित हृदयेश सबसे उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि सुमित को राजनीतिक अनुभव है और अपनी माताजी को कई बार चुनाव लड़ा चुके हैं। कुंजवाल ने कहा है कि इंदिरा की इस सीट पर सुमित को कांग्रेस लड़ाएगी और किसी दूसरे कांग्रेसी नेता को इस सीट पर चुनाव लड़ने का विचार भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुख का बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो हमारी नेता प्रतिपक्ष भी थी, उनका निधन हो गया है। हल्द्वानी की सीट खाली हो गई है। मैं समझता हूँ हल्द्वानी की सीट पर कौन आगे आएगा ये शंका की बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश जी अपने रहते अपने सुपुत्र सुमित हृदयेश को राजनीति में प्रवेश करा चुकी है और उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपनी माँ के चुनाव भी उन्होंने लड़ाए हैं। इसलिए ऐसा कहीं शंका नहीं है कि इसी पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। यहाँ पर सुमित हृदयेश जी ही चुनाव लड़ेंगे
और आगे भी ये सीट उन्हीं की रहेगी और इसी सीट से वो माँ की जो अधूरी विकास। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार अस्थायी अस्पताल बना रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में लालकुआं के हल्दूचौड़ में निर्माणाधीन 30 बेड का अस्पताल अभी भी तैयार नहीं हो सका। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा किया था। अस्पताल शुरू न होने के कारण लोगों को इलाज के अन्य शहरों के लिए भटकना पड़ता है। बता दें कि लालकुआं बिंदुखत्ता के गांवों के भारी जनसंख्या और राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए हल्दूचौड़ में नवंबर 2014 के पूर्व की कांग्रेस सरकार के मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के प्रयासों से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी और वित्त मंत्री इंदिरा हृदय ने लालकुआं के हल्दूचौड़ क्षेत्र में 30 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी थी, जिसका जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम यानी बिडकुल को मिला था। शिलान्यास के वक्त अस्पताल की लागत 8.25 करोड़ रुपए तय की गई थी। वहीं 2 सितंबर 2016 में भूमि पूजन के साथ अस्पताल निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया, लेकिन 7 साल पूरे होने पर भी भवन निर्माणाधीन है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने कार्यदायी संस्थान को धन आवंटित करने की बात कहकर फरवरी 2021 में अस्पताल का शुभारंभ करने का दावा किया था, लेकिन फरवरी चली गई और अस्पताल का निर्माण अभी भी कछुए की गति से चल रहा है। कांग्रेस शासन में जो लालकुआं विधानसभा के हल्दूचौड़ में एक अस्पताल का निर्माण कार्य हुआ है, निर्माण कार्य अधूरा है, मतलब कांग्रेस ने उसमें पैसा दिया और उसमें कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे कार्य वहाँ पर हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वहाँ पर कार्य ठप पड़ा है। बहुत ही मंद गति से वहाँ काम हो रहा है और जो है उसमें अभी लोगों ने जो है हमारे जो माननीय विधायक जी हैं लालकुआं के उनके पास भी लोग गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें कार्यदारी जो संस्था है उस पर जो है मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस पर ठेकेदार पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन भाई देखिए, इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी जो है उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इससे तो ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह जो है यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं होने देना चाहती है। हमारी तो भाई देखिए अविलंब ये मांग है कि जल्द से जल्द जितने भी निर्माण कार्य जो हैं रुके पड़े हैं उनको अविलंब। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल 2041 में जिस सपनों की दिल्ली का निर्माण की बात हो रही है, उसका नक्शा IIT रुड़की तैयार करेगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और संस्थान के बीच MOU साइन भी हो गया है और पहले फेज में करीब 7 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें वर्तमान की दिल्ली का खाका तैयार करने के बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 160 बिंदुओं को शामिल करते हुए तैयार होने वाले मास्टर प्लान में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा और इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की सभी सुविधाएं शामिल होंगी। गौरतलब है कि पिछले के 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का विकास तेजी से हुआ, लेकिन साल 1962 के बाद यहां कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है और अब DDA ने आने वाले 20 वर्षों में दिल्ली के नवनिर्माण की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत बड़ी आबादी को रहन सहन की तमाम सुविधाओं का ध्यान में रखा जा रहा है। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम टीला में हुई अधेड़ की हत्या मामले को पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर हत्या में उपयोग की गई खून से सनी, ईंट और कपड़े भी बरामद किए हैं। बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर और SP प्रमोद कुमार के निर्देश तथा CO अक्षय प्रहलाद के निर्देशन में पुलिस के 3 टीमों का गठन किया गया था और टीमों द्वारा गहन पूछताछ करने पर पुलिस ने मृतक के छोटे भाई की पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त की है और जिसमें साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मनजीत सिंह और सविता देवी को पर मुकदमा दर्ज होने के मात्र 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 4 बच्चों की मां को इश्क में एक युवक ऐसा फंसा कि हत्या करने का जघन्य अपराध तक की वारदात को अंजाम देने से नहीं चुका और इसके बाद प्यार के बीच में आने वाले पति के बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी की बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। तो ये 14 तारीख की रात की बात रही होगी जब मंजीत फैक्ट्री एक कात्यानी पेपर मिल वहाँ ये काम करता है। ये 6 बजे जो है शिफ्ट में काम करने गया और फैक्ट्री से रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। उनकी हत्या करके ईंट और अपने कपड़े जो वहीं पास में फेंके वापस चुपचाप फैक्ट्री चला गया। तो बड़े ही सातिराना अंदाज में इसने जो इस हत्या को अंजाम दिया गया। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई, सविता से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना जुर्म जो है कबूल किया गया है। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और जो ईंट जो हत्या में प्रयुक्त इनके द्वारा की गई थी वो भी कब्जे पुलिस ने। उधर देहरादून के विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित गुडरिच चाय बागान में सागर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कमरेश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के मामले में एक आरोपी कंचन को पुलिस 2 दिन पहले ही जेल भेज चुकी है और इस हत्याकांड में कंचन और कमरेज का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस कमरेज की तलाश में थी, जबकि आरोपी कमरेज को पुलिस ने बुधवार को खोड़ा गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है और वहीं कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने कहा है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मेरे हवाई चप्पल और मोबाइल घटना स्थल पर ही छूट गए थे और मैं रात को खेतों में सोया। उसके बाद मैं बस में बैठा और हरबर्टपुर से सीधे ISBT देहरादून गया। वहां से बस में लिफ्ट लेकर सहारनपुर से सीधे खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद चला गया था। है कि दिनांक 12/6/2021 की देर रात्रि में एक हत्या की सूचना के बाबत थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें सागर उर्फ सौरभ की हत्या के मामले में पहले भी एक अभियुक्त कंचन जेल जा चुका है। दूसरा अभियुक्त कामरेज बच गया था। इसकी तुम लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन विकास नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर हमें ये सूचना मिली कि ये मूल रूप मतलब जो अधिकतर ये खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहा है और वहाँ इसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो हमने एक फ़ोटो लेकर के अपनी 2 टीमें बना करके यहाँ से खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद रवाना की गई। फ़ोटो के आधार पे वहाँ पूछताछ की गई। पूछताछ करते करते इसे फिर दिनांक 16 जून की शाम को 5:30 टिहरी में नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है।
घनसाली पुलिस के द्वारा 16 लाख की कीमत की 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के पिकअप वाहन सहित गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि पुलिस ने घनसाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाटा रोड इंटर कॉलेज के पास अवैध शराब बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी तृप्ति भट्ट ने बताया है कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और जिसके तहत थाना घनसाली पुलिस के द्वारा 16 लाख की लागत की शराब बरामद की गई है और अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। की अवैध तस्करी की शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। उस क्रम में लगातार जनपद टिहरी में हमारे द्वारा छापेमारी की जाती है और लगातार न केवल शराब अपितु स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में कल थाना घनसाली में 160 पेटी शराब मय पिकअप वाहन और जो अभियुक्त है राकेश सिंह, उनके सौड़ टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, काफी बड़ी बरामदगी जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार अभियान जारी है। इससे कुछ दिन पूर्व ही 15 पेटी शराब पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त 20 पेटी शराब नरेंद्र नगर में, कीर्ति नगर में और अन्य सभी थानों में काफी बड़ी रिकवरीज की गई हैं। और जो सब्जी और अन्य दुकानों की आड़ में शराब की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में कर रहे हैं, उन पर भी पुलिस की सतर्क दृष्टि है और लगातार उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो अन्य मादक द्रव्य मात्रा में इस वर्ष की अगर हम बात करें तो विगत 6 माह में हमारे द्वारा न केवल शराब बल्कि स्मैक, चरस, अन्य सभी प्रकार के मादक पदार्थों पे, डोडा और इवन अफीम की खेती पे काफी प्रभावी कार्रवाई की गई है और शराब के विरुद्ध और अन्य सभी प्रकार के नशों के विरुद्ध जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस प्रतिबद्ध है और काफी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो अफीम की खेती थी उसमें लगभग 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया था। डोडा पोस्ट की लगभग 45 किलो की रिकवरी एक ही केस में की गई थी। चरस की लगातार बड़ी रिकवरीज हो रही है। अभी रिसेंट केस में लगभग 2 किलो चरस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में इस्तेमाल हुई राइफल उत्तराखंड पुलिस के काठगोदाम थाने में तैनात दरोगा राजेश मिश्रा की है, जिनके खिलाफ 23 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर हत्याकांड में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और जिसमें मुख्य अभियुक्त राकेश मिश्रा और पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस जघन्य हत्याकांड में, डबल मर्डर में, हमने एक मुलजिम को अरेस्ट करके उसके खिलाफ जो है सभी कार्रवाई करके हम कल सुबह उसका रिमांड पुलिस रिमांड है उसको भेजने जा रहे हैं। उसका नाम जो है राकेश पप्पू मिश्रा है, जो इस घटना में मुख्य अभियुक्त है और जिसने। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।